लीना अपने पति पूरब और सास उपासना के साथ रहती है। लीना का पति वैसे तो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन हाल ही में पूरब के हाव भाव काफी बदल चुके थे। एक रात जब लीना अचानक से जाग जाती है, तभी वह देखती है कि पूरब उसके बगल में है ही नहीं। ये क्या? पूरब कहाँ चला गया? वो भी रात के 2 बजे। पूरब, पूरब! लीना पूरब को पूरे घर में ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर वो जाकर अपनी सास को उठाती है। हे भगवान, ये लड़का इतनी रात को कहाँ चला गया? एक काम कर बहू, तू उसे फोन कर। माँ जी, आपको क्या लगता है कि मैंने उसे फोन नहीं किया होगा? अरे मैंने उसे फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहा। ना जाने किस चुड़ैल के पास जाकर मुंह मारने लगा है आपका सपूत। लीना बहू, ज्यादा मुंह मत चला। वो मेरा बेटा है और वो बाकी लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसकी परवरिश मैंने की है। हाँ तो परवरिश भले ही आपने की हो, लेकिन अभी मुझे उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे माँ जी। फिर वो दोनों 2 घंटे तक उसका इंतजार करते हैं, जिसके बाद 4 बजे पूरब वापस आता है। पूरब बेटा, क्या हुआ है? कहाँ चला गया था तू? अरे आप तो कितने प्यार से पूछ रही हो माँ जी। और तुम पूरब आ गए मुंह मारकर? बताओ, इतनी रात को कहाँ गए थे तुम? और हम दोनों को इतनी रात को अकेला छोड़कर बाहर जाने में तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? निर्लज्ज कहीं के। लीना, ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम जो कुछ भी कह रही हो या सोच रही हो, वो सब गलत है। मैं कहीं मुंह मारने नहीं गया था। मुझे वाकई में एक अर्जेंट ऑफिस का काम आ गया था, इसीलिए मैं ऑफिस चला गया था। वाह जी वाह! अरे तुम्हें क्या लगता है मैं कोई दूध पीती हुई छोटी बच्ची हूँ क्या, जो मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा? और इतनी रात को ऑफिस कौन जाता है? ओफो लीना, अरे मेरा ऑफिस तो नाइट में भी चालू रहता है। नाइट शिफ्ट के लिए अलग से वर्कर है वहां पर। प्लीज जरा अपनी ओवर थिंकिंग कम कर दो यार, फॉर गॉड से। देखा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता। अरे गलत और घटिया तो तेरी सोच है बहू, बड़ी आई मेरे बेटे पर इल्जाम लगाने वाली। फिर एक दिन जब लीना राशन वाले की दुकान में कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है, तभी अरे आई लीना भाभी, कुछ सामान लेना रह गया था क्या? ये परसों ही पूरब भाई साहब सारा सामान लेकर गए थे। क्या? पूरब? और वो भी आपकी दुकान पर? लेकिन वो यहाँ पर क्यों आया था? उसका क्या काम था यहाँ पर? अरे ये कैसी बातें कर रही हो भाभी आप? दुकान में ग्राहक सामान लेने ही आएगा ना। वैसे उन्होंने ढेर सारा सामान खरीदा, A to Z सामान खरीदा है उन्होंने। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आखिर क्या सामान रह गया जो आपको आना पड़ा। लेकिन पूरब ने तो घर पर कोई राशन नहीं लाया। ये पूरब आखिर क्या कर रहा है? किसके लिए इसने राशन खरीदा होगा? फिर घर जाते समय लीना को रास्ते में ईशानी मिलती है, जो कि पूरब के ही ऑफिस में काम किया करती है। अरे लीना, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ईशानी, बस थोड़ी सी खरीदारी करने आई थी। अच्छा, और पूरब के साथ आजकल मजे चल रहे हैं कि नहीं? और ऐसा क्यों भला? ऐसे क्यों बोल रही हो तुम ईशानी? क्या तुम भी लेना? अरे उसका टाइम शिफ्ट का ड्यूरेशन कम हो चुका है ना। अब वो दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट हुआ है, जहाँ के वर्किंग आवर्स 9 नहीं बल्कि 7 घंटे हो चुके हैं। वो तो रोज ऑफिस से जल्दी निकल जाता है, और अभी तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ रुकता भी नहीं है तफरी करने के लिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ईशानी की बातें सुनकर लीना का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर घर जाकर वो अपनी सास को सारी बातें बताती है। अब आप ही बताइए माँ जी, मैं सही कह रही थी या गलत?
आपका बेटा किसी और को राशन देता है। अरे वो तो ऑफिस से जल्दी निकलता है, लेकिन घर पर घंटों लेट आ रहा है। रात में तो अचानक से ऑफिस के काम के लिए बाहर निकल जाता है। ये सब क्या चल रहा है माँ जी? अब आप ही कुछ कीजिए। हाँ बहू, बात तो एकदम सोचने वाली है। आने दे उसे आज तो मैं उसे अच्छे से पूछ कर रहूंगी। फिर रात में पूरब जब घर आता है तभी उसे उपासना और लीना सवाल पूछने लगती है। बता बेटा, चुप क्यों हो गया तू? ओफो माँ, आप और लीना को क्या हो गया है? कितना शक कर रही हो आप दोनों मुझ पर। अरे आप दोनों जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने राशन अपने ऑफिस के एक गरीब और जरूरतमंद कर्मचारी को दिया है। अब पुण्य करना भी पाप हो चुका है क्या? क्या? हाँ लीना, और लीना प्लीज मेरा विश्वास करो बाबा, मैं क्यों किसी और के चक्कर में पड़ूंगा? तुम्हारे दिमाग में जो ख्याली पुलाव पक रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज मुझ पर भरोसा करो लीना। कैसे भरोसा करूं पूरब? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल तुम्हें हो क्या गया है। तुम झूठ कहते हो या सच? इस पर भी अब शक होने लगा है मुझे। इतना कहकर लीना अपने कमरे में चली जाती है। लीना, अरे लीना मेरी बात तो सुनो यार। लीना। फिर एक दिन जब उपासना हॉस्पिटल में अपने रूटीन चेकअप के लिए जाती है तभी वो वहां पर पूरब को एक औरत के साथ देख लेती है और वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन वो उतने में वहां से चला जाता है। ये क्या? ये तो पूरब ही था, लेकिन ये किस औरत के साथ था? आखिर कौन थी वो? कहीं लीना बहू का शक सच तो नहीं है ना? फिर रात होने पर उपासना पूरब से अकेले में कहती है, पूरब बेटा, ये सब क्या चल रहा है तेरा? क्या मतलब माँ? आखिर आप कहना क्या चाहती हो? अब ज्यादा भोला मत बन। मैंने आज तुझे हॉस्पिटल में देखा था और तेरे साथ एक औरत भी थी। क्या? वो मैं नहीं था माँ, और ये हो ही नहीं सकता। झूठ मत बोल पूरब, वो तू ही था। मेरी आंखें धोखा नहीं दे सकती। मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। तूने यही सफेद शर्ट पहना था और वो तेरी ही गाड़ी थी जिसमें वो औरत बैठी थी, और फिर तू उसके साथ चला गया। लेकिन माँ, सफेद शर्ट तो नॉर्मली सभी लोग पहनते हैं। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं वहां पर नहीं था। चुप हो जा पूरब, मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे का झूठ पकड़ ही लेती है। तेरी शादी हो चुकी है, अब घर गृहस्थी बन चुकी है, और अपनी हंसती खेलती शादीशुदा जिंदगी को इसे गैर औरत के पीछे पड़कर बर्बाद मत कर, समझा तू? ओफो माँ, क्या अभी? सच में क्या से क्या सोच रही हो? जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो, जबकि मैं कह रहा हूँ कि मैं वहां पर नहीं था। चुप, एकदम चुप। जितना मैंने कहा है उतना कर। मेरी बातों को ध्यान से सुन और अपनी घर गृहस्थी में ध्यान दे। फिर एक दिन जब लीना का जन्मदिन होता है तभी वो पूरब के आने का इंतजार कर रही होती है। कब से केक खाना है मुझे, ना जाने कब आएगा ये पागल लड़का। कितनी देर हो चुकी है, अब तक तो उसे ऑफिस से आ जाना चाहिए था। लगता है सीधे 12 बजे के बाद ही आएगा माँ जी, जब मेरा जन्मदिन खत्म हो चुका होगा। अरे इनका ऑफिस तो कितने जल्दी छूटता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये घर पर कितने लेट आते हैं। सच में परेशान हो गई हूँ मैं अपने पति से। बहू, अब तो मुझे भी पूरब पर शक होने लगा है कि आखिर वो कहाँ पर जाता है और उसे इतनी देर क्यों लगती है। घर में तो मानो उसके पाँव ही नहीं टिकते हैं। राजों से भरा हुआ है आपका बेटा माँ जी, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब मुझे सच का पता लगाना ही होगा। देखिए माँ जी, कल हम दोनों पूरब के ऑफिस के बाहर चले जाएंगे, छुपकर उसकी निकलने की राह देखेंगे, और जैसे ही वो ऑफिस के बाहर निकलेगा हम उसका पीछा करेंगे। हाँ बहू,
बिल्कुल सही कह रही है तू, यही प्लान सही रहेगा। फिर अगले दिन उपासना और लीना दोनों मिलकर पूरब के ऑफिस के बाहर चले जाते हैं और छुपकर उसकी राह देखने लगती है। और जब वो बाहर निकलता है तब वो दोनों मिलकर उसका पीछा करने लगती है। अरे ओ टैक्सी वाले भाई साहब, जल्दी जल्दी चलाओ ना, कहीं वो आगे निकलकर गायब ना हो जाए। और नहीं तो क्या, अरे टैक्सी चला रहे हो या बैलगाड़ी, जल्दी भगाओ, खाना नहीं खाया क्या सुबह का? अरे क्या मैडम आप भी, मैं तो अपनी टैक्सी फुल स्पीड में ही भगा रहा हूँ। तो फिर और स्पीड से भगा, आज तो पूरब की खैर नहीं, आज तो इसके सारे राजों से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। बाय गॉड, अगर किसी लड़की का चक्कर हुआ ना तो मैं पूरब और उस डायन का दोनों का कचुम्बर बनाकर रख दूंगी, बता दे रही हूँ माँ जी। फिर पूरब अपनी गाड़ी को रोककर एक घर में चला जाता है और तभी उपासना और लीना भी खिड़की से झांक कर देखने लगती है। लेकिन पूरब तो असल में अपने बचपन के दोस्त अतुल की देखरेख करने आया होता है। धन्यवाद पूरब भाई साहब, आप सच में बहुत अच्छे और सच्चे दोस्त हो। आप तो हर रोज अतुल को देखने आते हो, हमें जो जो चाहिए, जिस चीज की मदद हो सब देते हो, आधी रात को भी अतुल के लिए चले आते हो। इस कलयुग में आप जैसा दोस्त पाना बहुत मुश्किल है। सच में भाई साहब, आपका तहे दिल से धन्यवाद। शारदा भाभी, आप ये सब बोलकर मुझे पराया महसूस क्यों करा रही है? अतुल मेरी जान है। सारा सच अपनी नजरों के सामने देखकर लीना और उपासना हैरान हो जाती है। फिर वो दोनों भी अंदर चली जाती है और तभी पूरब, अतुल और श्रद्धा उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं। माँ, उपासना, तुम दोनों यहाँ पर? हाँ पूरब, वो दरअसल हमें तुम पर कुछ ज्यादा ही शक होने लगा था और इसीलिए हमने तुम्हारा पीछा किया। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँच गए तो ये सब देखकर हमारा दिल भर गया बेटा। अतुल बेटा, ये सब क्या हो गया तुझे? मुझे माफ कर दो लीना, लेकिन मैं मजबूर था, क्योंकि माँ मेरी तरह ही अतुल पर बचपन से ही जान देती है और वो पहले से ही हार्ट पेशेंट है। इसीलिए मैंने घर पर अतुल के बारे में कुछ नहीं बताया। इसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अभी ये रिकवर हो रहा है। पहले से इसकी तबीयत अब बहुत ठीक हो गई है। ये जानकर बहुत अच्छा लगा बेटा। मैं तेरे लिए व्रत करूंगी, भगवान से बहुत प्रार्थना भी करूंगी। अब मैं समझी, उस दिन हॉस्पिटल में तेरे साथ शारदा थी और तूने राशन भी इन्हीं को लाकर दिया था। लेकिन पूरब, अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं भी शारदा भाभी की मदद ही कर देती ना। आई एम सॉरी लीना। कोई बात नहीं, क्योंकि किसी अच्छे काम के लिए बोला हुआ झूठ झूठ नहीं होता। और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। मिहिका अपनी दो ननद खुशी और अग्नि के साथ रहती है। खुशी एक बहुत ही गुणी और अच्छे स्वभाव की लड़की होती है, वही दूसरी तरफ अग्नि अपने नाम की तरह हर वक्त गुस्से से गर्म तवे की तरह तपी हुई होती है। एक दिन की बात है, जब मिहिका की तबीयत खराब होती है, तभी उसे घर के कामों में खुशी मदद करने लगती है। मिहिका भाभी, बैठे बैठे आप कपड़ों की घड़ी कर दो, मैं छज्जे की सफाई कर देती हूँ। नहीं खुशी, मैं कर दूंगी। भाभी, आप मेरी बात मानिए, मैं कर दूंगी ना। आप जाइए, आराम से बैठकर कपड़ों की घड़ी कीजिए। थैंक यू खुशी, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन आपसे ज्यादा नहीं भाभी। जहाँ एक तरफ खुशी अपनी भाभी की इतनी मदद कर रही होती है, वही दूसरी तरफ अग्नि आराम से सोफे पर पैर पसारकर टीवी देखते हुए पॉपकॉर्न खा रही होती है। और यही देखकर उसकी माँ मंजरी गुस्सा हो जाती है। अरे निकम्मी लड़की, वहां पर खुशी मिहिका की कितनी मदद कर रही है और तू
तू यहाँ पर निर्लज्ज की तरह बैठे हुए आराम फरमा रही है। ऐसा नहीं कि अपनी बीमार भाभी की तनिक मदद कर दे, बाकी किसी चीज में नहीं, लेकिन बेशर्मी में तो तूने महारत हासिल की है। देखो मम्मी, जब मिहिका भाभी को खुशी से ही मदद लेनी है तो उन दोनों के बीच में मैं अपनी टांग क्यों अड़ाऊं? और वैसे भी उनकी चहेती ननद तक खुशी ही है, मैं थोड़ी हूँ। अरे नालायक लड़की, उसने खुशी से भी मदद नहीं मांगी है, खुशी तो खुद से गई है उसकी मदद करने। वैसे गुण तुझमें थोड़ी ना है। पता नहीं किस पर गई है तू, नास पीटी कही की। बस ठूसने और शाइनिंग मारने को आता है तुझे, और कुछ नहीं आता। कुछ सीख अपनी बहन से। इतना कहकर मंजरी वहां से चली जाती है। जब देखो तब सुनाती रहती है मम्मी, बहुत तरफदारी करती हो ना उस खुशी की। अब देखो मैं कैसे उसके काम बिगाड़ती हूँ और उसे सबसे डांट पड़वाती हूँ। आज अगर इस खुशी की क्लास नहीं लगवाई तो मेरा नाम भी अग्नि नहीं। फिर अग्नि चुपके से रसोई में जाती है और वो खुशी ने बनाए हुए खाने में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। लेकिन तभी वहां पर मिहिका आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। अग्नि, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे इतनी मिर्च क्यों डाल रही थी? शायद मैं जानती हूँ, ताकि सबको तीखा लगे और डांट खुशी को पड़े। क्यों, सही कहा ना मैंने? वो मैं, हे भगवान, अरे अगर कुछ काम नहीं कर सकती तो उसे बिगाड़ा भी मत कर चुड़ैल। कितनी बार समझाया है तुझे मैंने। अरे अग्नि, कभी तो कुछ अच्छा कर लिया करो। इतनी बुराई क्यों भर रखी है तुमने अपने मन में? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चल अब जा यहाँ से और अपना काम कर, बेवकूफ लड़की। पहले तो अग्नि खुशी पर ही गुस्सा थी, लेकिन अब वो मिहिका पर भी गुस्सा हो जाती है और वो अब उन दोनों को सबक सिखाने का तय करती है। फिर एक दिन, कान खोलकर सुन ले मेरी बात। अगर इस बार भी तुझे कम मार्क्स आए तो देखना, तेरी कॉलेज ही बंद कर देंगे हम। खुशी हर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाती है, तो फिर तू क्यों नहीं ला सकती? अब ज्यादा मत सुना, लाऊंगी मैं अच्छे मार्क्स। अब जाओ यहाँ से। फिर उस रात खुशी अग्नि के कमरे में आती है। अग्नि, मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। तुम भी उन्हें नोट कर लो ताकि पढ़ने में आसानी होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। मैं कर लूंगी अपनी पढ़ाई। तुम निकलो यहाँ से। ज्यादा अच्छाई की मूर्त बनने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? लेकिन अग्नि, मैं तो तुम्हें, आई सेड गेट आउट। फिर अग्नि खुशी के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इस खुशी और मिहिका भाभी को तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। इसकी हॉल टिकट भाभी के पास है ना, उसे तो मैं गायब कर देती हूँ, फिर आएगा असली मजा। फिर अग्नि चुपके से मिहिका के कमरे में जाकर खुशी की एग्जाम हॉल टिकट चुरा लेती है और जब अगली सुबह एग्जाम जाने से पहले हॉल टिकट नहीं मिलती, तभी सभी लोग परेशान हो जाते हैं। हे राम, मिहिका बहू, तुझे ध्यान देना चाहिए था ना। जाने दीजिए माँ, अब भूल किससे नहीं होती। लेकिन भाभी, अब मैं क्या करूँ? कुछ सॉल्यूशन दीजिए ना। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा खुशी कि हम क्या करें। तभी मिहिका की नजर अग्नि के पास चली जाती है, जो डाइनिंग टेबल पर बैठकर मन ही मन हंसते हुए नाश्ता करती है। लगता है ये सारा किया धरा अग्नि का ही है, इसीलिए इसके मन में इतने लड्डू फूट रहे हैं। फिर मिहिका फौरन अग्नि के कमरे में चली जाती है और वहां से हॉल टिकट लाकर उसे सबको दिखाती है। ओ तेरी, ये आपको कैसे मिला? तुम्हें क्या लगता है अग्नि, तुम चालाक हो? अरे मुझे समझ आ गया था कि ये कांड तुमने ही किया है, और तुम अपने कमरे में चीजें कहाँ छुपाती हो वो तो हम सबको पता है।
अरे अब तो सुधर जा घनचक्कर लड़की है, तुझे क्यों समझ में नहीं आता? अपनी इन घटिया हरकतों की वजह से सबकी नाक में दम करके रखा है तूने। अरे अपनी ही बहन और भाभी से दुश्मनी कौन पालता है? आगे जाकर क्या करेगी क्या पता। अरे तूने जितनी मेहनत मेरा हॉल टिकट गायब करने में की है, उतनी ही मेहनत अगर पढ़ाई पे कर लेती तो वो तेरे ही काम आ जाती। एक खुशी की बच्ची, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। अग्नि, अपनी बहन से ऐसे बात मत करो, वरना तेरी अच्छे से खबर लूंगी मैं, समझी ना तू? फिर थोड़े दिनों बाद मंजरी का जन्मदिन होता है, जिसके लिए मिहिका और खुशी दोनों तोहफे की प्लानिंग करने लगते हैं। मिहिका भाभी, आप इस बार माँ को जन्मदिन पर क्या देने वाले हो? मैं सोच रही हूँ कि उनकी पसंद की वो बनारसी साड़ी दे दूं, जो हाल ही में माधुरी दीक्षित ने एक इवेंट में पहनी थी। वो साड़ी माँ जी को भी बहुत पसंद आई थी। अरे वाह, क्या बात है भाभी, आपका तोहफा देखकर तो माँ बहुत खुश हो जाएगी। उम्मीद तो यही है खुशी। वैसे तुम क्या देने वाली हो माँ जी को? भाभी, मैं इस बार अपने हाथों से माँ को उनकी पेंटिंग बना कर दूंगी, जो वो अपने कमरे में फ्रेम करके रखेगी। अरे वाह, ये तोहफा तो माँ जी को बहुत पसंद आएगा। मिहिका और खुशी की सारी बातें अग्नि चुपके से सुन लेती है और वो तय करती है, अब देखना तुम दोनों कि मैं कैसे तुम दोनों के तोहफे बिगाड़ूंगी। और जब वो बिगड़े हुए तोहफे मम्मी देखेगी, तभी गुस्सा होकर वो तुम दोनों की अच्छी क्लास लेगी। मिहिका अपने तोहफे की पैकिंग करती है, वही दूसरी तरफ खुशी अपने हाथों से दिन रात जागकर मंजरी की पेंटिंग बनाती है। लेकिन जन्मदिन के एक रात पहले अग्नि चुपके से खुशी के कमरे में जाती है। अब ये माँ की पेंटिंग बदली जाएगी इस चुड़ैल की पेंटिंग से। और सेम ऐसे ही मैं भाभी का तोहफा भी बदल दूंगी। उस बॉक्स में से साड़ी निकालकर मैं उसमें कचरा भर दूंगी। चुड़ैल की पेंटिंग और कचरे वाला तोहफा, ये देखकर तो मम्मी का पारा हाई हो जाएगा। फिर अगले दिन, जन्मदिन मुबारक हो माँ जी, हमेशा खुश रहिए। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं माँ। ये तोहफा आपके लिए, आपकी पेंटिंग बनाई है मैंने, खोलकर देखिए तो। और ये तोहफा मेरी तरफ से माँ जी। धन्यवाद मिहिका बहू, धन्यवाद खुशी बिटिया। लेकिन जब मंजरी उन तोहफों को खोलती है, तब कचरा और चुड़ैल की पेंटिंग देखकर मंजरी बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सब क्या है? तुम दोनों ने मेरा मजाक उड़ाने के लिए ये सब किया? अरे इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो तुम दोनों? मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाप रे, भाभी, खुशी, अरे वैसे तो तुम दोनों बड़ी अच्छी बनती हो, लेकिन आज के इस स्पेशल दिन पर माँ का दिल क्यों दुखाया तुम दोनों ने? इतना गंदा काम करके क्या मिला तुम्हें? लेकिन माँ जी, ये सब हमने नहीं किया है, हमारा विश्वास कीजिए। मैंने तो आपके लिए साड़ी लाई थी। हाँ माँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अरे मैंने भी आपके लिए रात भर जागकर आपकी एकदम सुंदर सी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन ये कैसे हुआ क्या पता। झूठ मत बोलो अब। मम्मी, इन दोनों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये दोनों भी आपको बेवकूफ बना रही है, तो फिर क्या तुझ पर भरोसा करूं क्या? तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊं, यही चाहती है ना तू? क्यों, सही कहा ना मैंने? मतलब ये आप क्या कह रही हो मम्मी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुझे क्या लगा कि इस बार भी तू बाजी जीत जाएगी? अरे मूर्ख लड़की, एक ही घर में रहकर तू चाले चलेगी तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा क्या? अरे तोहफों की अदला बदली करते हुए मैंने कल रात को ही तुझे देख लिया था कि कैसे तूने खुशी की पेंटिंग बदली और मिहिका के गिफ्ट में जाकर कचरा डाल दिया। क्या? इसका मतलब ये सब अग्नि ने किया है? छी अग्नि,
अरे अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुमने तो अपनी ही माँ का दिल दुखाया है। अरे कितनी बुरी हो तुम। अग्नि का पर्दाफाश हो चुका था और जिस वजह से वो बहुत डर जाती है। बस बहुत हुआ अब ये इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। निकल यहाँ से, अभी के अभी निकल। फिर मंजरी अग्नि का हाथ पकड़ती है। नहीं मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। तुझे कई बार समझा लिया, लेकिन तू अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाली। भाभी, खुशी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं आज के बाद सच में ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे सुधरने के लिए एक मौका दे दो बस। प्लीज भाभी, प्लीज खुशी, अपनी बहन को माफ कर दे। जाने दीजिए इसे माँ जी। अब जब ये माफी मांग रही है तो इसे एक आखिरी मौका देते हैं। हाँ माँ, माफ कर दो इसे। फिर मिहिका और खुशी के कहने पर मंजरी अग्नि को एक आखिरी मौका देती है, जिसके बाद अग्नि सुधर जाती है और सबके साथ प्यार से पेश आती है। रिम्पी की शादी तनुज से होती है। उसके ससुराल में सास बृंदा, ससुर रघुनाथ और ननंद नूतन होती है। रिम्पी हर बात को डबल मीनिंग के साथ ही बोलती रहती है, जिसके कारण वो अपने लिए काफ़ी मुसीबतें खड़ी कर लेती है। ये लीजिए माँ जी, ये हल्दी वाला दूध है, आप ये दूध ससुर जी को पिला दीजिए, वो तो मदहोश ही हो जाएंगे। क्या? ये क्या बकवास कर रही है? सटी आ गई है क्या? सॉरी माँ जी, मेरे कहने का मतलब है ससुर जी ये दूध पीकर होश में आ जाएंगे और बेटर फील करेंगे। फिर वृंदा अपने बीमार पति को वो दूध देने जाती है। फिर एक दिन जब लड़के वाले नूतन को देखने आते हैं, अरे रेखा आंटी, आपका तो बहुत ही बड़ा और मोटा है, कैसे संभाल लेती हो आप? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो बेवकूफ लड़की? अरे आंटी जी, मैं तो आपके पर्स की बात कर रही हूँ। क्या आप भी? इससे ये समझ में आता है कि आपके ऊपर वाले माले में कितना सारा अश्लील वायरस भरा हुआ है। रिम्पी, ढंग से पेश आओ। माँ पापा, मुझे नूतन पसंद है, मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। और मुझे भी करण बहुत पसंद है, मेरी तरफ से भी हाँ है। तो ठीक है, फिर रिश्ता पक्का हुआ। बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। मैं सबके लिए मिठाई लाती हूँ। फिर रिम्पी सबके लिए मिठाई लेकर आती है और वो करण के पिता मनोहर को देते वक्त कहती है, ये लीजिए अंकल, मुंह खोलिए। क्या? अरे बाबा, ये मिठाई खा लीजिए, अब मुंह से ही इंसान खाएगा ना, आप किसी और ग्रह से थोड़ी ना हो। करण बेटा, मुझे इस रिम्पी के हाव भाव कुछ सही नहीं लग रहे। चल बेटा, तू इस घर में शादी नहीं करेगा, यहाँ बस गंध ही भरा हुआ है। रिम्पी की डबल मीनिंग बातों की वजह से मनोहर अपनी बीवी और बेटे को लेकर वहां से चला जाता है और नूतन के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भाभी, आप कोई इंसान नहीं, आप डायन हो, क्योंकि चुड़ैल और डायन ही दूसरी औरतों को चोट पहुंचाती है। आपकी वजह से मेरे और करण की लव स्टोरी का दी एंड हो गया। लेकिन नूतन, तुम उस लप्पू से जिंगुर से लड़के के लिए इतने आंसू की टंकी क्यों बहा रही हो? बस रिम्पी, अभी के अभी कमरे में जाओ। क्यों तनुज बेबी, क्या इरादा है? मूड ऑन हो गया क्या? मेरा मतलब तुम्हारा मूड ऑफ हो गया है क्या? अरे चांडाल नास पिटी, क्यों हम सबका खून जला रही है? जा मर जा अपने कमरे में जाके। दिन ब दिन रिम्पी के कारण घर वालों का जीना और भी दुश्वार होने लगता है। एक दिन जब रिम्पी और वृंदा दोनों सास बहू बाजार में फल खरीदने जाते हैं। ओफो भैया, आपके केले तो बहुत ही छोटे हैं, मुझे बड़ा वाला केला चाहिए, उसे खाने में मज़ा ही कुछ और है।
क्यों झुमरी आंटी? हाय हाय, ये लड़की कितनी बदतमीज है। वृंदा बहन, अपनी बहू को संभालो। अरे, मैंने क्या गलत कहा? आप लोगों को पसंद होंगे छोटे केले, लेकिन मुझे तो बड़े केले ही पसंद है। कितना अच्छा रहता है। छोटे छोटे 2-3 केले खाने से बेहतर यही है ना कि एक बड़ा वाला केला खाओ। चलो झुमरी बहन, वरना इस बेशरम और बच्चलन लड़की की गंदी बातें सुनकर कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। नालायक, कल मुही करम जली, और कितनी नाक कटाएगी और कितनी धजिया उड़ाएगी हमारी इज्जत की। लेकिन माँ जी, मैंने तो सिर्फ नॉर्मल ही बात की है। अरे तेरी नॉर्मल की तो ऐसी की तैसी। चल घर पर, तुझे अच्छे से सबक सिखाती हूँ, उल्टा कुलक्षणी। घर जाने के बाद वृंदा रिम्पी को बहुत मारती है, लेकिन फिर भी रिम्पी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। एक दिन सुबह वृंदा देखती है कि रिम्पी घर के आंगन में बैठकर खूब रो रही है। अरे रिम्पी बहू, क्या हुआ? सुबह सुबह तेरी आंखों का नल इतना ओवरफ्लो क्यों हो रहा है? माँ जी, क्या मैं गेंडी और सांड जैसी दिखती हूँ? नहीं तो बहू। क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? बिल्कुल नहीं। क्या मेरी आंखें मेंढक की तरह और मेरा फिगर हाथी की तरह है? अरे बिल्कुल भी नहीं। तो फिर मुझे सारे मोहल्ले वाले ऐसे क्यों कहते हैं कि मैं अपनी सास की तरह दिखती हूँ? क्या? सत्यानाश हो तेरा। आज तो तू गई, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और फिर सास बहू के पीछे बेलन लेकर पूरे घर में भागने लगती है, और वो बाद में बहू को कूटकर उसकी चटनी बनाती है। ऐसे ही एक दिन तनुज अपने ऑफिस में अब तक के इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है। तभी उसे रिम्पी का कॉल आता है। बहुत देर तक फोन बजने के बाद भी तनुज फोन नहीं उठाता। घर से कॉल है, कुछ इम्पोर्टेंट होगा तनुज। रिसीव इट। नो नो, इट्स फाइन। उठा लो कॉल। इट्स ओके। ओके सर, थैंक यू। लेकिन जैसे ही तनुज फोन कॉल रिसीव करता है, वैसे ही उसके फोन का सिस्टम बिगड़ जाता है और वो फोन स्पीकर पर चला जाता है। हेलो मेरे प्यारे पतिदेव, आई नो कि तुम उस खड़ूस क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी होंगे, लेकिन मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि मैं आज रात में तुम्हारे लिए ऐसा खाना बनाने वाली हूँ जिसे देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा और तन बदन मचलने लगेगा। और हाँ, खाने के बाद हम दोनों नाइट शो भी साथ में देखेंगे और ग्रेट ग्रैंड मस्ती भी करेंगे। रिम्पी की ये सारी बातें सुनकर क्लाइंट्स बहुत गुस्सा होते हैं। छी, इतने गंदे परिवार से बिलोंग करते हो तुम तनुज। हम तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करना चाहेंगे। चलो। शेमलेस पीपल। लेकिन सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज। तनुज उन क्लाइंट्स को बहुत रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकते। घर जाकर जब सबको ये पता चलता है, तभी सभी रिम्पी को खूब सुनाते हैं और आखिरकार रिम्पी को अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी डबल मीनिंग वाली बातों से हर किसी को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब मैं शपथ लेती हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी कोई डबल मीनिंग वाली बात नहीं करूंगी। ये तुम्हारी लास्ट एंड फाइनल वार्निंग है रिम्पी। अगर आइंदा से तुमने डबल मीनिंग वाली बातें की तो मैं तुम्हें सीधे तुम्हारे मायके पार्सल कर दूंगा। लेकिन उस दिन के बाद से रिम्पी में पूरी तरह सुधार आ जाता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है।